नमस्कार दोस्तों, ओंकार चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये 2010 की बात है। मुझे पता चला कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को कैंसर हो गया है। तो तब तक ये राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये वामपंथियों के और पंजाब के इन किसानों के चक्कर में नहीं पड़े थे, मतलब ठीक थे। और चूँकि मेरा महेंद्र सिंह टिकैत से भी काफ़ी पुराना परिचय था और ठीक-ठाक परिचय था, इन लोगों से भी ठीक-ठाक दुआ सलाम थी। इनफैक्ट जब मेरी मदर की डेथ हुई और बड़े भाई गुज़रे, बड़े भाई भी कैंसर से ही गए थे, तो राकेश टिकैत घर भी आए थे, शोक व्यक्त करने के लिए। महेंद्र सिंह टिकैत भी जिन दिनों उनका आंदोलन उरूज़ पर था, तब हमारे यहाँ दबथवा गाँव में घर पर आ चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं। और बहुत सारी मुलाकातें मेरी आंदोलन के दौरान महेंद्र सिंह टिकैत से होती रही। मैं दैनिक जागरण में रिपोर्टर था मेरठ में, और पूरे वेस्ट यूपी में, यहाँ तक कि दिल्ली में, जहाँ-जहाँ भी आंदोलन होते थे, कवर करने के लिए मैं जाता था या हमारे दूसरे साथी थे, विश्वेश्वर थे, ओपी सक्सेना थे, ये लोग जाते थे। और फोटोग्राफर सबके साथ में गजेंद्र सिंह थे या आबिद थे, वो जाते थे। तो 2010 में जब मैं हरिभूमि का संपादक था हरियाणा में, तो मुझे पता लगा कि महेंद्र सिंह टिकैत को कैंसर हो गया है। तो मैंने राकेश टिकैत को फ़ोन किया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की और ये बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट जो है मुंबई का, वहाँ से उनका उपचार चल रहा है। तो मेरी महेंद्र सिंह टिकैत से मिलने की जिज्ञासा जो है वो बढ़ गई, और मैंने राकेश टिकैत को कहा कि मैं आ रहा हूँ, और पूछा कि कहाँ हैं, मुज़फ्फरनगर हैं या सिसोली हैं, और जब उन्होंने बताया कि सिसोली ही हैं, तो फिर मैं सिसोली पहुँच गया। मेरे साथ परिवार भी था। मैंने उनसे वो अंतिम मुलाकात की, उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई और वो चले गए। लेकिन उस अंतिम मुलाकात में भी जब वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, पीलापन उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था, बॉडी में भी दिखाई दे रहा था। उनकी कमर पर एक बेल्ट बंधी हुई थी। तो एक पेड़ के नीचे एक घेर में ही बैठ कर के हम लोगों ने वो इंटरव्यू किया। उस स्थिति में भी वो बातचीत करने के लिए न केवल तैयार हुए, बल्कि मेरे बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए। तो 2 पार्ट में मैं उनका वो आखिरी इंटरव्यू जो मेरे साथ था, वो आपको दिखा रहा हूँ। उस समय भी आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था, और आज भी किसान जो है वो लंबे संघर्ष के मूड में दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसान की परवाह नहीं कर रही है? नहीं, परवाह तो कोई को भी नहीं, परवाह तो कोई को भी नहीं। लगा ही जा रहा था कुछ, अब कुछ टाइम सा था जितने लगा, और कभी जो किसान है जागरूक है, मर मारता भी पीछे नहीं हटा किसान। किसानों को लग क्या पता टप्पल था। 23 साल हो गए हैं आपको भी। 87 में शुरू हुआ था करने की वजह से, और उससे पहले से भी आप किसानों की बात करते रहे। इन 23 सालों में आपको कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि सरकारों के सोचने के तौर तरीके में कोई थोड़ा बहुत बदलाव आया? बहुत बदल है। देखो, तो रोका था हमने तो हर सरकार, इन सरकारों को, आज की सरकारों को बहुत, आज इनकी सोचने शक्ति खत्म हो गई। उस टाइम 23 साल की बात हुई है, 23 साल पहले तो मेरे अंदाज़े में थे तो ज़्यादा ही, कम से कम 40% लोग मूंग की दाल पर सूखे फुलके में काम करने वाले पाए। आज वो बात नहीं।
आज मुश्किल है, आज तो है तो मिला। इतना अंतर तो आएगा इन 23-24 साल में। उस टाइम में सूखे फुलके पर मूंग की दाल पर काम करने वाले 40% लोग मिल जाते। आज मेरे अंदाजे में 5-4% वो किसी चीज़ की नस्ल में समझ करते। इतना अंतर है और बिगड़ता जाएगा। आज तो धनी है जो विधायक और MP में तनख्वाह और भत्ते लग रही है, बड़े तिगुना होगा फिर भी क्या करें। ये सेवा कैसे है सब। हमने लाखों लाखों की भीड़ देखी है, आपकी एक आवाज़ पे लाखों लोग उमड़ पड़ते थे हर जगह। तो ये कमी क्यों दिखाई दे रही है? लोग अजी बदलाव ही आ गया था ना। बदलाव जो ये दोबारा शायद ऐसे ही लगा। इसका बाद टप्पल वाला मामला है। इसका जुड़ान होगा। एक छोटे से कानून की आड़ लेकर के सरकार बहुत लंबे समय से किसानों की भूमि अधिग्रहित करती रही है जबरन। एक कानून है कि कभी भी कोई भी ज़मीन जो है वो अधिग्रहित की जा सकती है। तो इसको आप अन्यायपूर्ण कानून मानते हैं? नहीं, अन्याय तो है ये। ऐसा किसी चीज़ को मानने से बात है। हम नहीं इनसे तो उठना चाहते, हम बच्चे आराम है, हम इसमें ज़बरदस्ती ठहरे तो अन्याय तो है ही। ऐसा किसान का तो रोजी रोटी का सवाल जो है ज़मीन से ही है। कि ज़मीन या छीन गई कहाँ जाएगा, बर्बाद है। इसमें जो बदलाव की बात चल रही है कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव होना चाहिए, किस तरह के बदलाव होने चाहिए आपकी दृष्टि में? अति बदलाव तो ऐसा है, देखो हम तो ऐसी बात जाने, जरूरत में तो आदमी की हाथ की भट्टी भी देनी पड़ती है। जरूरत में तो लेबर बेची है जो दंत श्रेष्ठी तिलका है। बाकी जोर जबरदस्ती वाली बात है। किसान भी रजाबंदी हो सब उसकी कीमत सही मिलती होगी तो अपना गुजारा कर लें, कहीं दूसरा धंधा जोड़ लें, इतनी कीमत उसे भी मिल जाए और अपना कर लो काम। श्री साहब, आपने बहुत लंबा आंदोलन चलाया है और इस बीच बहुत सारी मांगे कई बार आपकी मानी भी हैं सरकारों ने, सरकारें दबी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें झुकी नहीं हैं। कई मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी यहाँ सिसोली तक आए। तो जब आप पूरे आंदोलन पे अपने एक आकलन करते हैं अपने स्तर पे, तो आपको क्या लगता है कि किसानों को किस तरह के लाभ हुए हैं इस आंदोलन से, भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन से? किसान की एक थोड़ी पहचान है भाई, बाकी इससे तो फायदा भी तो कुछ नहीं अभी है। वह एकजुटता किसान ने, ये तो कुछ नहीं भाई। बिजली के बिल भाई माफ़ हो गए उसके, तो भाई कुछ सही है नहीं। किसान की ज़मीन ही इधर लुट पिट का कुछ रास्ते से भाई बिना भाव के बहुत लूट पिट ले रही किसान। तो बहुत से क्षेत्र में ज़मीन कहाँ रह रही किसानों पर। रही हुई है इसका नूनी का अक्षेत्र। जी जी। हाँ, इसमें तो मेरे 25-30 गाँव, क्या 60 गाँव घर से बेघर कर दिए। यही हाल नोएडा में है। अरे नहीं, बुरा हाल है। गोरखपुर में, बस्ती में, मेरठ में यही हाल हो गया। गाजियाबाद का यही हाल है। आपको क्या लगता है, गांव देहात, किसान, गरीब, इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? जबकि 70% आबादी तो अभी भी इन्हीं की है। शहरों में अभी भी 30% लोग ही बसे हैं। इसमें जो टप्पल में हो जाती जी, इसकी नकल तो कुछ नहीं होती। जुड़ नहीं रहा था किसान अभी।
सारे किसान संगठन और नेता एक क्यों नहीं हो पाते हैं? एक बार हुए थे, फिर बिखर गया मामला। देखो जी, कोशिश कर रही है इनकी। हमने तो टप्पल में भी यह बात कही भाई, यहाँ सभी जो दल हैं उन बगैर काम नहीं चलने वाला, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। तो खैर इतना गए वहाँ राहुल भी गया और भी बहुत से लोग जा रहे कर रहे, फर्क तो पड़ रहा है। और करेंगे कोशिश इन्हें जोड़ने की, किधर से कुछ रास्ता दे दे तो घरों तो बैठ कर नहीं। एक झटका तो और है बेचारा मारने का, रख दो उसकी लीला में नहीं तो वो मंजूर हो गया बात उसकी। लाल किले से प्रधानमंत्री ने भी कहा, उससे पहले शरद पवार ने भी इस तरह के बयान दिए कि चूँकि पिछले 6 सालों में हमने किसानों को उनकी उपज का ज़्यादा लाभकारी मूल्य दे दिया, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो क्या किसानों को कुछ ज़्यादा ही दाम मिल गए हैं गेहूं के, धान के, गन्ने के? ये जो बातचीत जो करें शरद पवार जी कुछ आत्माओं को मतलब साथ में लेकर करते, उसे तो अलग ही छोड़ कर बात करें। क्या मिल गया किसानों को? इसे जो है मूला सूचांक से जोड़ दिया जा, कोई भी दिक्कत नहीं। किसानों को जो कुछ मिला है तो सीधे सीधे यहाँ से मेरे अंदाजे में 350 रुपये में तो मिस्त्री जाएगी और जो 200 रुपये मेरे 180 रुपये में मजदूर जाएंगे। ये जो कुछ मिला था उसका और चीज कहाँ जाएगी? ये महिंद्रा ट्रैक्टर है, कितने दाम बैठ गए उसके? 50,000 रुपये बैठ गए। हाँ जी, खाद पर कितने दाम बैठ गए, डीजल पर कितने बैठ गए? बाकी चीज़ों की लागत बढ़ रही अजय ने है बड़ी, क्या आसमान को छोड़ी। मैं पिछले दिनों एक सर्वे पढ़ रहा था कि हर साल करीब 1 लाख किसान जो हैं वो खेती छोड़ रहे हैं। तो किसान के सामने वाकई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। अजय परेशानी का है, को किसानों का तो जो कुछ भी पैदा हो वो सामने दिखे, उसे बच्चे खुश रहते हैं। किसान तो मार्केट में पी रखा और मजदूर में, मजदूर को किसानों को तो मार्केट में भरन देगा। कुछ कितने धंधे हमने गले में खुद भी घाल लिए जी। हम उसमें ज़्यादा उसके आगे भौतिकवाद की तरह भाग पड़ी, इतना बहुत खान कौन पहले आज ये बात रही कुर्ता ही है जी। इसमें कहीं कोई फरोट आया तो ठेगड़ी लगाया, गांव भी घूमे हो तो आज तो इकबान है, मैं भी नहीं ठेगड़ी लगाते। जैसा पैनी की बातचीत है, पैनी वो कहें तो मान लो भाई बिजली कम है, बिजली ज़्यादा आवे तो वह समस्या ऐसे समझ ठेगड़ी तो काट के भगा देंगे 10 दिनों में। किसान भी जो उसके मेड जो है वो नज़दीक करे, क्यारे छोटे करे, क्यारू पानी चला हुआ तो पानी की भी बचत हो। करना नहीं रह जा किसी का कुछ। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। इसका दूसरा पार्ट भी मैं अगले प्रोग्राम में दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।